Hello everyone, myself Mayur Paryani from EduGuruji. So today in this video we are going to discuss IPMAT 2022 short answer questions. शॉर्ट आंसर में हमारे पास कुल मिलाकर 15 क्वेश्चंस आए थे. टोटल क्यूए पोर्शन की हम बात करें तो 45 क्वेश्चंस वर देयर, आउट ऑफ विच 15 क्वेश्चंस वर देयर इन शॉर्ट आंसर. एंड आउट ऑफ दोस 15 क्वेश्चंस 7 to 8 क्वेश्चंस वर क्वाइट डुएबल. बट यहाँ पर इस वीडियो में मैं उन 7 to 8 क्वेश्चंस के अलावा 2 to 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करूंगा, जो कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि कुछ स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस किया है. बट फिर भी मैं यहाँ पर उन क्वेश्चंस को इसीलिए कवर करने वाला हूं बिकॉज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अगर कुछ छोटी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स अगर हमको पता होती है तो दोस क्वेश्चंस कुड हैव बीन सॉल्व्ड विद इन 15 to 20 सेकंड्स. इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज इफ log y base x square plus log x base y square is equals to 1 and y is equals to x square minus 30, then we have to find out the value of x square plus y square. ये उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है. स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को देखकर कई बार स्किप भी करते हैं, ठीक है. बट ये उतना ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है बिकॉज इस क्वेश्चन में एक ही कैच अगर हमको पता होता है तो हम इस क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो हियर इट इज गिवन एज log y बेस में x स्क्वायर लिखा है, सबसे पहले हम उसको ऐसा लिख देते हैं, प्लस log x बेस y स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं log x अपॉन बेस में y स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू गिवन एज 1. अब हमको पता है कि log में जो ये टर्म होता है, इस टर्म की जो भी पावर है, दिस गेट्स आउटसाइड इन द मल्टीप्लिकेशन. सो ये 2 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा log y अपॉन 2 log x प्लस दिस विल बिकम log x अपॉन 2 log y. यहां पर 1/2 तो दोनों में बाहर आ गया. अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो दो टर्म्स है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. दैट मींस log y अपॉन log x, इसका मतलब होता है log y बेस x. log x अपॉन log y, इसका मतलब होता है log x बेस y. जब भी हमारे पास इस टाइप के दो टर्म्स हों तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में एक छोटी सी चीज कर लो, log x बेस y को अभी के लिए a कंसिडर कर लो, कुछ भी लेट कर लो. ऐसा करने से हमको बार बार log भी नहीं लिखना पड़ेगा और हमको देखो किस तरीके से इक्वेशन के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन इजी होके दिखता है. सो लेट अस सॉल्व दिस अहेड. ये लिखा हुआ है हमारा 1/2, तो पहले बाहर लिख दिया हमने. दिस इज log y बेस x. log x बेस y को हमने a माना है, सो log y बेस x विल बी रेसिप्रोकल हो जाएगा. हमको पता है कि ये दोनों बेस और टर्म अगर इंटरचेंज होते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है. सो log x बेस y इज इक्वल्स टू a, देन log y बेस x विल बी इक्वल्स टू 1/a. और ये यूज करते हुए हम हमारे फर्स्ट टर्म को कैसा लिख सकते हैं, 1/2 के साथ log y अपॉन log x मींस log y बेस x एंड log y बेस x इज इक्वल्स टू 1/a. सो फर्स्ट टर्म विल बिकम 1/2a प्लस सेकेंड टर्म में भी 1/2 तो है ही सही. This is log x base y which is equal to a. So this becomes a/2 and this is equal to 1. तो अब हमारा जो पूरा क्वेश्चन था उसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया. नाउ लेट अस सॉल्व यूजिंग एलसीएम. 2a और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2a. दिस विल बिकम 1 प्लस दिस विल बिकम a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2a. 2a को LHS में शिफ्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. और अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये तो बहुत ही बेसिक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट सेम है. क्या दोनों रूट्स हैं इसके 1. सो a हियर इज इक्वल्स टू 1. अब अगर a की वैल्यू हमारी 1 आई है, हमने a किसको लेट किया था, log x बेस y को. सो log x बेस y इज इक्वल्स टू 1. और हमको पता है कि अगर हम यहां से log हटाते हैं सो दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू y. ये हमको x और y के बीच में एक रिलेशन बन के मिल गया. So using this first condition we have find out a relation x equal to y. और ये x equal to y वाला रिलेशन हम हमारी सेकंड कंडीशन में यूज कर लेते हैं. सेकंड कंडीशन है हमारी y is equals to x स्क्वायर माइनस 30. y की जगह हमको पता चल चुका है कि y की वैल्यू x है, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. y की जगह x रख देंगे, सो दिस बिकम्स x is equals to x स्क्वायर माइनस 30. x को वहां शिफ्ट कर दिया तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0. इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस अप्लाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से x कॉमन लिया, दिस विल बिकम x माइनस 6 प्लस 5 कॉमन लिया, दिस विल बिकम x माइनस 6. और जो हमारे यहाँ से दो रूट्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए, दैट आर x माइनस x प्लस 5 एज वेल एज x माइनस 6. तो यहां से जो हमारी x की दो वैल्यूज आ गई है वो आ गई है x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू 6. x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 6 आ चुकी है हमारी. अब x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 6 अगर हम देखें
तो हमने x किसको देखा था, हमको पता है कि यहां पर x हमारा log का टर्म है और हमको पता है कि log का जो टर्म है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, बिकॉज वी आर हैविंग अ कंडीशन फॉर द डोमेन log x बेस y में कंडीशन होती है कि x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है और साथ में y की वैल्यू 1 नहीं होती है। तो ये डोमेन वाली कंडीशन भी हमको पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमको पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है दैट मीन्स -5 तो रिजेक्ट हो गया, विच मीन्स x इज इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि y की वैल्यू भी 6 होगी। अब अगर x और y दोनों की वैल्यू 6 है, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस अहेड, x की वैल्यू 6 स्क्वायर विल बी 36 प्लस y की वैल्यू भी 6 which will be 36 and 36 plus 36 gives us 72, so the answer to this question is 72। I know थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बट शॉर्ट आंसर में जैसा हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। सो दिस वाज ए क्वेश्चन जो कि हमको कर लेना चाहिए था अगर हमको लॉग के बेसिक्स के बारे में पता है तो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, it is given as the area enclosed by 2 mod x plus 3 mod y less than equal to 6 is। फिर से ये मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेशली नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत फेस करते हैं, बट ये भी कोई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन तब होगा जब हमें इसका पर्टिकुलर जो भी ग्राफ बनेगा वो पूरा का पूरा ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, बट वी कैन अप्लाई सम स्मार्ट वर्क हियर। यहां पर जो बेसिक हमारे इस क्वेश्चन में यूज होगा दैट विल बी कि मॉड एक्स के बारे में हमको पता है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है अगर एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रख दें, और मॉड एक्स की वैल्यू -x होती है अगर हम x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी रख दें। इसका मतलब ये मॉड x की वैल्यू x और -x दोनों हो सकती है, मॉड y की वैल्यू भी y और -y दोनों हो सकती है। दैट मींस मेरे पास x के लिए भी दो ऑप्शन है, y के लिए भी दो ऑप्शन है। दैट मींस टोटल हमारी यहां पर अगर हम इसका फॉर्मेट बनाने जाएं तो हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेगी। एक थोड़ा सा बता देता हूं कि 4 इक्वेशंस कौन सी बन सकती है। एक इक्वेशन हमारी ऐसी बन जाएगी x और y दोनों पॉजिटिव ले लिए, एक इक्वेशन हमारी ऐसी बन जाएगी x पॉजिटिव ले लिया लेकिन y नेगेटिव ले लिया, एक इक्वेशन हमारी ऐसी बन जाएगी x नेगेटिव ले लिया y पॉजिटिव ले लिया, और एक इक्वेशन हमारी ऐसी बन जाएगी x भी नेगेटिव ले लिया y भी नेगेटिव ले लिया। ये जो 4 हमारी डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस बन गई है, इन चारों को हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद जो भी हमारा एरिया होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने यही चीज बोली कि ये चारों को फाइंड आउट ना करते हुए हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ एक बना लेना चाहिए। कैसे, लेट अस ड्रॉ इट डायग्रामेटिकली। फर्स्ट वाली के बारे में हम बात करते हैं। अब इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए पहले तो हमको उसको इक्वेशन में कंसिडर करना पड़ेगा। दैट मींस हम किसका ग्राफ बनाने वाले हैं अभी, 2x + 3y = 6। इसको देख के हम अगर ग्राफ बनाने जाएंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। सो 0,2 दिस विल बी अवर फर्स्ट पॉइंट। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, दिस विल बी अवर सेकंड पॉइंट। ये बन गई हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। ऐसे ही अगर हम पर्टिकुलरली और आगे बनाने जाएं, सो दिस विल बिकम लाइक दिस एंड दिस। हमको पूरा बनाने की नीड नहीं है। अब हमको इस पूरे का एरिया निकालना है, हम तो सिर्फ एक का एरिया निकाल लेते हैं बिकॉज हमको दिख रहा है कि ये एक सिमेट्रिक फिगर है। हम सिर्फ इतने पूरे पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, उसका 4 टाइम्स कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और इतने पूरे का एरिया निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बिकॉज हमको दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमको पता है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस पॉइंट वॉज 3,0, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारा 3 है। दिस पॉइंट वॉज 0,2, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारा 2 है। सो दिस विल बिकम हाफ इंटू बेस हियर इज 3, हाइट हियर इज 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, दिस विल बी 3। सो पहले पोर्शन का अगर हमारा एरिया 3 आ रहा है तो इसका भी एरिया 3 होगा, इसका भी एरिया 3 होगा और इसका भी एरिया 3 होगा। दैट मीन्स टोटल एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर इज इक्वल टू 12। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 12 स्क्वायर यूनिट्स। बस इतना ही करना है। ये एक बहुत पॉपुलर वैरायटी का क्वेश्चन है जो आईपी मैट में हर दूसरे साल देखने को मिल जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When Geeta increases her speed from 12 km/h to 20 km/h, she takes 1 hour less than the usual time to cover the distance between her home and office. The distance between her home and office is। यहां पर हमको बोला है कि अगर गीता अपनी स्पीड को 12 से बढ़ाकर 20 कर देती है तो ऐसा करने में उसको जो भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसके घर से ऑफिस का वो ट्रेवल करने में 1 घंटा कम लगता है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को 2-3 अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। हम एक बहुत ईजी मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, दोनों केसेस में उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है फ्रॉम हर होम टू ऑफिस, होम और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। डिस्टेंस कांस्टेंट है एंड वी नो दैट कि इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन द स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर हमको दिख रहा है कि फर्स्ट केस में उसकी स्पीड 12 थी,
सेकंड केस में उसकी स्पीड 20 हो गई। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि उसकी स्पीड का रेशो है 3:5। अब अगर उसकी स्पीड का रेशो 3:5 है एंड यूजिंग दिस कंडीशन वी कैन से दैट कि टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 5:3। अब अगर टाइम का रेशो 5:3 है तो इसको हम 5t और 3t बोल देते हैं। तो पहली कंडीशन में जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तब उसको 5t टाइम लग रहा था, और जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लगी तो उसको 3t टाइम लगा। इन दोनों टाइम के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस ही तो हमको क्वेश्चन में देकर रखा है 1 आवर लेस। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1 आवर। सो 5t minus 3t becomes 2t. 2t is equals to 1 which means t is equals to 1/2. That means हाफ आवर, और हाफ आवर को हम 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं। सो हमको टाइम पता चल गया। अब अगर हमको टाइम पता है, हमसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, सो वी नो दैट कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। हम दोनों में से कोई भी डिस्टेंस यूज कर कोई भी स्पीड यूज कर सकते हैं, कोई भी टाइम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट केस में हमको पता है कि स्पीड कितनी थी 12। सो फर्स्ट केस की हमने स्पीड ली 12। फर्स्ट केस के टाइम की बात करते हैं तो फर्स्ट केस का टाइम कितना था 5t। अगर इसकी स्पीड 12 थी तो उसका डिस्टेंस था टाइम था 5t। 5t मींस 5 इंटू हाफ, 5 इंटू हाफ इज 5/2। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 30 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस इज 30 किलोमीटर। यहां पर मैंने 12 के अकॉर्डिंग सॉल्व करा, हम चाहें तो इसको 20 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने डिस्टेंस लिया 20 इंटू, तो टाइम कौन सा हो जाएगा 3t। 3t मीन्स 3 इंटू 1/2 विच बिकम्स 3/2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे 60/2, दैट विल ऑल्सो गिव अस 30 किलोमीटर। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 30 किलोमीटर। एक और मेथड है जो कि हम यहां पर यूज कर सकते हैं, वो मेथड है कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो दोनों टाइम है, टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू देकर रखा है 1। एक टाइम में से दूसरा टाइम माइनस करेंगे, उसकी वैल्यू 1 देकर रखी है टाइम 1। अब यहां पर हमको ध्यान रखना है कि ज्यादा टाइम वाले में से कम टाइम वाला माइनस करना है, जिसकी वैल्यू हमको इक्वल टू कितनी मिलेगी 1। ज्यादा टाइम कब लगा? जब उसकी स्पीड कम थी। तो हमको पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। So distance will be d upon speed, here is 12, minus distance will be d and the second case speed is 20, this is equal to 1। On taking the LCM 12 and 20, 12 और 20 का LCM हम ले रहे हैं तो ये मिलेगा हमको 60 which becomes 5d minus 3d is equals to 1 which gives us 2d is equals to 60 which gives us d is equals to 30। अनडाउटेडली हम ये फील कर सकते हैं कि ये वाला मेथड तो काफी इजी था, बट ये मेथड इजी था ये तो हमको समझ में आ रहा है, बट वो वाला मेथड बताने के पीछे रीजन ऐसा है कि कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने स्पीड टाइम डिस्टेंस में बन जाते हैं, जैसे में हम ये वाला मेथड कंपैरेटिवली इतना इजीली नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने वो मेथड भी बताया, बिकॉज वो मेथड भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि हमारे ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग 7 पॉइंट्स on a line and 5 points on another parallel line। दो पैरेलल लाइंस के बारे में बात हुई है। पहली पैरेलल लाइन पे 7 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दूसरी पैरेलल लाइन पे 5 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। वी हैव टू फाइंड दैट कि अगर हमको इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं हम। तो ट्राइंगल्स बनाने के लिए हमको पता है कि हमको 3 पॉइंट्स की नीड होती है, तो 3 पॉइंट्स हम कौन से यूज कर सकते हैं? तो दो कंडीशंस हैं। कैसे 3 पॉइंट्स? एक पॉइंट यहां से उठा लिया, 2 पॉइंट्स यहां से उठा लिए। कैसे उठा सकते हैं? पहली वाली लाइन में हमारे 7 पॉइंट्स हैं, उसमें से 1 उठाना है, सो दिस विल बी 7c1। सेकेंड में 5 है, उसमें से 2 उठाना है इंटू 5c2। ये बन गया हमारा पहला केस। या फिर ऐसा ना करें तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, यहां से हम 2 पॉइंट्स उठा लेते हैं, यहां से 1 पॉइंट उठाते हैं। यहां से 2 पॉइंट्स उठाने के कितने केस होंगे? 7c2। सेकंड केस में 5 में से 1 उठाने के कितने केस होंगे? 5c1। या तो ये केस उठाएंगे या फिर ये केस उठाएंगे, दैट मींस बीच में और है, और का मतलब होता है प्लस। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7c1 इज 7, 5c2 इज 10 प्लस 7c2 is 21 and 5c1 is 5, which on solving gives us 70 plus this is 105 and the answer to this question is 175। मेरे अकॉर्डिंग ये मेथड काफी इजी था। एक और मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये हो सकता है कि टोटल 12 पॉइंट्स है, हमको ट्राइंगल्स बनाने। सो हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड हियर? 12c3।
बट अगर हमने 12 में से कोई भी 3 पॉइंट पिक करे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो तीनों पॉइंट हमने यहां से फर्स्ट वाली लाइन से उठा लिया हो। तो फर्स्ट वाली लाइन पे तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में है, मतलब कोलिनियर है। अगर वो कोलिनियर है तो उनसे बनने वाले, उनमें से जो भी हमने 3 पॉइंट्स उठाए हैं वो 3 के 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल्स फॉर्म ही नहीं हो सकते। तो इन 12C3 में से हमको 7C3 माइनस करना पड़ेगा, और इन 12C3 के अंदर ही वो वाले पॉइंट्स भी कवर हो गए कि हमने इन 5 में से 3 उठा लिए, उससे भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम यहां से 5C3 भी माइनस कर सकते हैं। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द सेम आंसर। दीज टू मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, और दोनों ही काफी इजी मेथड्स हैं जो कि एग्जाम कंडीशंस में यूज किए जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणा परचेसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर ₹20। एप्पल्स का प्राइस है 20 एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज फॉर 25। मैंगोज का प्राइस है 25 ईच। इफ शी सेल्स ऑल द एप्पल्स एट 10% प्रॉफिट एंड ऑल द मैंगोज एट 20% लॉस, ओवरऑल शी मेक्स नीदर प्रॉफिट नोर लॉस। मतलब उसने जो भी खरीदा, अगर उसमें उसने एप्पल्स को 10% प्रॉफिट पे और मैंगोज को 25% लॉस पे बेचा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। दैट मीन सीपी और एसपी इक्वल है। और सेकंड केस में हमसे बात करिए, इंस्टेड इफ शी सेल्स द एप्पल एट 20% लॉस, एप्पल्स को 20% लॉस पे और मैंगोज को 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया तो उसको लॉस हो रहा है 150 रुपीज का। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एप्पल्स कितने परचेस किए थे अरुणा ने। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो उसने परचेस करे दैट वर ए, एंड टोटल नंबर ऑफ मैंगोज दैट शी परचेस्ड वर एम। अगर एक एप्पल 20 रुपीज का है और ए एप्पल्स परचेस किए हैं तो 20A विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर एप्पल्स, एंड एक मैंगो अगर 25 रुपीज का और एम एप्पल्स परचेस किए तो 25M विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर मैंगोज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? दिस विल बी द टोटल कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट केस में हमको दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है बिकॉज कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है। सो इफ दिस इज कॉस्ट प्राइस, लेट अस इक्वेट दिस विद सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? फर्स्ट केस में एप्पल्स को 10% प्रॉफिट पे बेचा, सो इसका 10% लगाएंगे बिकॉज ये कॉस्ट प्राइस, और हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है। इसका 10% हो जाएगा 2, सो दिस विल बिकम 2A बढ़ के कितना हो जाएगा? 22A प्लस इसको 20% लॉस पे बेचा तो 25 का 20% अब निकालेंगे 5, लॉस करना है तो 25 में से 5 माइनस करेंगे, दिस बिकम्स 20M। सो फर्स्ट केस में सीपी और एसपी इक्वल है तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। यहां से हम ए को साथ में कर लेते हैं, सो दिस विल बिकम 2A इज इक्वल्स टू 5M, और हम आगे ये भी लिख लेते हैं कि A इज इक्वल्स टू 2.5M। अगर हमको दोनों में से जिस भी चीज की नीड हुई हम वो यूज कर लेंगे। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि एप्पल इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स मैंगो। सेकेंड केस में हमको बोला कि अगर उसने एप्पल्स को 20% लॉस में और मैंगोस को 10% प्रॉफिट पे बेचा होता तो उसको लॉस होता कितने रुपीस का? 150 रुपीस का। दैट मींस इस केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से, और हमको पता है कि लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके। सो अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करूं तो इस केस में हमको मिलेगा 150। तो कॉस्ट प्राइस वही है जो हमने इनिशियली ली थी, 20A प्लस 25M। इसमें से हम सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस अब कितना है? तो एप्पल्स 20% लॉस पे, इसका 20% निकालेंगे, विल बी 4, लॉस है दिस विल बिकम 4 कम करके 16 है। सेकंड केस में हमको मैंगोस के बारे में बोला है कि 10% प्रॉफिट, इसका 10% विल बी 2.5, प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे 27.5M, और सीपी माइनस एसपी इज इक्वल्स टू 150, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि 150 का लॉस हुआ है। इस कंडीशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 20A माइनस 16A विल बी 4A, 25M माइनस 27.5M विल बी माइनस 2.5M, एंड दिस इज इक्वल टू 150। हमारी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन गई। अब हम बहुत इजीली इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करें? ए की वैल्यू 2.5M, अच्छा 2.5M हमारी किसकी वैल्यू है? ए की, तो 2.5M तो यहां भी आ रहा है, तो इधर वाले 2.5M से जो हमको ए मिल रहा है वो हम यहां पर रख देते हैं। सो दिस विल बिकम 4A माइनस 2.5M की जगह ए लिख रहा हूं इज इक्वल टू 150। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3A इज इक्वल्स टू 150, विच मीन्स A इज इक्वल्स टू 50. So how many apples she purchased initially? 50 apples. So the answer to this question will be 50. बेसिक अरिथमेटिक का क्वेश्चन था। अगर हमको थोड़ा भी प्रॉफिट एंड लॉस की अंडरस्टैंडिंग है तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत कम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, स्पेशली नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को। तो ऐसे क्वेश्चन, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर देते हैं कि हमसे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। पहली बात, क्वेश्चन फंक्शन बेस्ड है, दूसरा मॉड्यूलस है।
बट ऐसे क्वेश्चंस में हमको सिर्फ एक दो छोटी छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए जिससे ये क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वो ये कि हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स यूज करते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, तो जिनको मॉड्यूलस के बारे में पता होगा उनको क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में जरूर पता होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है, इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी 0। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 1। यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 2, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 4, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 6 एंड फाइनली लास्ट टर्म से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 10। सो अब हमारा लॉजिक ये बोलता है कि इनमें से ही किसी ना किसी पॉइंट को यहां पर रखने पे हमको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दैट्स इट। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि वी जस्ट हैव टू चेक फॉर ऑल दीज 6 डिफरेंट वैल्यूज इन द फंक्शन टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। और सारी की सारी वैल्यूज ना ट्राई करते हुए एक चीज और दिमाग लगानी चाहिए हमको कि हमको यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स हैं कोशिश करके उनके मिडिल टर्म पे अटैक करना है। और मिडिल टर्म हमको यहां पर दिख रहा है कि एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। दैट मीन्स तुम कुछ भी मत करो, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 रख के देख लो, जिससे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। दैट इज 100% गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। चलो x की वैल्यू 2 रखते हैं, यहां पर जैसे हमने 2 रखा दिस विल बी 2, यहां 2 रखेंगे 2 - 1 इज 1, 1 into 2 इज अगेन 2, 2 यहां पर रखा विल बी 0, 2 यहां रखा दिस विल बी -2 लेकिन मॉड के कारण 2 हो जाएगा, 2 यहां रखा दिस विल बी -4 मॉड के कारण 4 हो जाएगा, 2 यहां रखा दिस विल बी 8 into 2 16। और इसको हम देख रहे हैं यहां पर प्लस करके तो हमको कितना मिल रहा है 20 and 6 is 26। सो x की वैल्यू 2 पे हमको मिल रहा है 26, x की वैल्यू 4 भी रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखी दिस विल बी 4 प्लस 4 यहाँ रखी 3 into 2 is 6 प्लस 4 यहाँ रखी दिस विल बी 2, 4 इस टर्म में रखेंगे विल बी 0, 4 यहाँ रखा हमको मिल जाएगा 2, 4 यहाँ रखा तो मिलेगा 6 into 2 12। इसको प्लस करते हैं दिस इज 12 एंड 12 प्लस 14 इज अगेन 26। दोनों से हमको 26 मिल रहा है। दैट मीन्स वी आर ऑन द सिचुएशन दैट वी आर हैविंग द आंसर। हमारे पास आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 26। कुछ भी नहीं करना होता है हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में, और फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला क्वेश्चन है। हम आईपीएम कैट जैसे एग्जाम्स में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है और यूज करना है, और जो बीच वाली वैल्यू होती है मोस्टली उन्हीं पर हमारा आंसर आ जाता है। बाकी वैल्यूज पर भी ट्राई करके देख सकते हो। 26 से छोटा इस फंक्शन की वैल्यू हमको कभी नहीं मिलेगी। I hope this question is clear. Let's move to the next question. एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर देना, ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछिए कौन सा, a to the power 9 प्लस a to the power 6 प्लस a to the power 3 प्लस a। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर a to the power 3 a to the power 6 a to the power 9 सब निकालना है। ठीक है, अब यहां पर जो बच्चों से गलती होती हुई देखी कि उन्होंने क्या करा, सारी वैल्यूज निकाली, सबके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स निकाले पहले, फिर उनको ऐड करा। जबकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि पहले ये चारों मैट्रिसेस पता करो क्या है, उन सबका सम करो, सम करके जो नया मैट्रिक्स बन रहा है उसका डिटरमिनेंट हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। हमको दिख रहा है यहाँ पर a कितना है, a हमारा है 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0। ऐसे क्वेश्चंस में हमको थोड़ा सा पैटर्न फॉर्मेशन पे काम करना पड़ता है। कैसे पैटर्न, हम a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सो a स्क्वायर विल बी, उसके लिए हमको a को 2 बार लिखना पड़ेगा, 0 0 1 एंड 0 1 0। इसको एक और बार अगर हम लिखेंगे सो दिस विल बी 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0। और इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से तो हमको कितनी मिल जाएगी, सबको मल्टीप्लीकेशन आता होगा इसीलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 0 0 1 0 0 विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल अगेन बी 0, सेकेंड से करेंगे तो 0, ये यहाँ पर एक बार 1 हो रहा है फिर 0, तो ये तो 0 0 1 हमारा क्या बन गया, ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। मतलब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, i। अब अगर मैं a क्यूब निकालने जाऊं, जो कि मेरे को इस क्वेश्चन में नीड है, तो हमको पता है कि a क्यूब का मतलब होता है a स्क्वायर इंटू a। हमको पता चल चुका है कि a की वैल्यू कितनी है, i है। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, i है। सो i इंटू a, वी नो दैट कि किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस a मिल जाएगा। दैट मीन्स a क्यूब की वैल्यू भी a है। सो a की वैल्यू तो a थी, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई i, a क्यूब की वैल्यू फिर से आ गई a, तो a टू द पावर 4 की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, i। यहां से हम एक पैटर्न जनरलाइज कर पा रहे हैं कि अगर a की ऑड पावर है तो उससे हमको a मिल रहा है,
ए की इवन पावर है तो उससे हमको आई मिल रहा है। हमारा क्वेश्चन का 80% पोर्शन सॉल्व हो चुका है। हमसे इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी है ए टू द पावर 9, ऑड पावर है, ऑड पावर पे मिलेगा हमको ए प्लस ए टू द पावर 6 इवन, इवन पावर पे मिलेगा आई, ए टू द पावर 3 ऑड पावर पे मिलेगा ए पे मिलेगा ए, तो ए है ही सही। दैट मीन्स वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट 3a प्लस आई। 3a प्लस आई की वैल्यू फाइंड आउट करके जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। 3a मतलब इस मैट्रिक्स को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, दिस विल बिकम 3 0 0 0 0 3 एंड 0 3 0। इसमें हमको प्लस करना है आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको अगर हमने यहाँ पर ऐड करा, सो ऑन एडिंग वी विल बी गेटिंग 4 0 0 0 1 3 0 3 1. Now we just have to find out the determinant of this matrix which is going to be our final answer. इसका determinant हम find out करेंगे तो देख पा रहे हैं हम कि रो 1 में 4 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं। तो 4 के साथ करेंगे तो 4 के साथ क्या हो जाएगा 1 minus 9 which is -8 and 4 into -8 is -32। लेकिन उन्होंने हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, दैट मीन्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 32। दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चंस भी हमको एग्जाम कंडीशंस में नहीं छोड़ने चाहिए, बिकॉज ये वो वैरायटी का क्वेश्चन हो गया कि ठीक है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व तो बहुत आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वी आर हैविंग एश्योरिटी कि हम इस क्वेश्चन को गलत तो नहीं करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the coefficients of all the terms in the expansion of 5x minus 9 whole to the power 4। इसका बाइनोमियल एक्सपांशन हमको करना है। हमको पता है कि इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में 5 टर्म्स आएंगे। उन 5 टर्म्स में जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे, मतलब x के साथ जो भी नंबर्स होंगे, हमको उन सबका सम करना है। अब ये क्वेश्चन दिखता है एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कि कभी भी हमको बाइनोमियल एक्सपांशन में कोएफिशिएंट्स का सम पूछा जाए तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी उस क्वेश्चन में वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट अप कर दो। यहां पर एक ही वेरिएबल है तो 1 रखा, जितने भी वेरिएबल्स हो सबकी जगह 1 रख देना। सो दिस क्वेश्चन विल बिकम 5 into 1 is 5 minus 9 whole to the power 4 which is equal to minus 4 to the power 4 which becomes 256. Answer to this question is 256. That's it. कोई भी बाइनोमियल एक्सपांशन में हमको अगर कोएफिशिएंट्स का सम पूछा जाए, हम सारे क्वेश्चंस इस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ वेरिएबल की जो भी वैल्यू, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 1 पुट अप कर दो और 1 पुट अप करके सिंप्लीफाई कर दो, बिकॉज तब वो पूरा कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा उस एक्सप्रेशन के, उस एक्सपांशन के कोएफिशिएंट्स का सम है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A new sequence is obtained from the sequence of positive integers 1 2 3 by deleting all the perfect squares, then 2 0 2 2 term of the new sequences। इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार आईपीमेट पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है अगर हम पैटर्न डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या लॉजिक कैच नहीं कर पा रहे। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमने टर्म्स लिखे। टर्म्स में बस एक चीज करने को बोला है उन्होंने कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो सब हट जाएंगे। दैट मींस यहां से 1 हट जाएगा। अगला टर्म जो आने वाला है 3 के बाद 4 भी हट जाएगा, बिकॉज वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर ऐसा परफेक्ट स्क्वायर हटाते हटाते हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स रखते जाएं, मतलब नेचुरल नंबर्स रखते जाएं, तो हमसे पूछा है कि 2022 वाले नंबर पर हमको कौन सा टर्म मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इस नंबर के जस्ट बाद का कोई ऐसा नंबर सोचो जो किसी का स्क्वायर है, और अगर हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे कमांड है, थोड़ा सा स्क्वायर्स की टेक्निक्स वगैरह पता है, तो हमको पता है कि 2025 इज द स्क्वायर ऑफ 45। ये 45 का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं 1 से लेकर ऐसा करते करते 2025 तक लिख दूं तो हमको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारे कितने टर्म्स जा रहे हैं। तो 1 से लेकर 2025 तक हमको पता है 2025 45 का स्क्वायर है। दैट मींस 45 टर्म्स इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। सो इसमें से अगर ये 2025 टर्म्स लिखे हमने टोटल, उसमें से 45 टर्म्स अगर हमने एलिमिनेट कर दिए, दैट मींस 1980, मतलब 1 से लेकर 2025 तक अगर हमने सारे नंबर्स लिखे हैं परफेक्ट स्क्वायर्स को हटाते हुए, तो हमने 1980 नंबर्स लिख लिए हैं। और 1980 नंबर्स लिखने के बाद हमको 2022 तक जाना है। दैट मींस हमको 42 नंबर्स और चाहिए। तो 1980 अगर हमने लिख लिए हैं, दैट मींस वी वांट मोर 42 टर्म्स।
तो 2025 के बाद 42 टर्म्स और अगर हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 2025 प्लस 42 मीन्स 2067। दैट मीन्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2067। अब किसी किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर 2025 के बाद आपने जो 42 टर्म्स लिखे, क्या उनमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आता है? अगर उनमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आता है तो हमको पता है अगर आएगा भी तो 46 का आएगा। तो 46 का स्क्वायर निकाल के देख लेना। 46 का स्क्वायर होता है 2116, जो कि हमारा 2067 तक तो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स जो हमने 42 नंबर ऐड करें उनमें कोई भी फर्दर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2067। ऐसा हर बार एक दो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आईपीमैट पूछ ही रहा है। कुछ भी बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना होता है, बस क्वेश्चन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर हमको पता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Let P of X denotes the power set of a set X. If A is the null set, then the number of elements in P of A. पावर सेट पे क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन में भी उलझते हुए देखा। कुछ नहीं करना है। पावर सेट का मतलब होता है किसी भी एक सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जो सेट होता है उसको पावर सेट बोलते हैं। लेट अस से मैं लिखता हूं A मेरा एक सेट है 1,2, तो 1,2 के मेरे कौन कौन से सबसेट्स बन सकते हैं? एक बन सकता है 1, एक बन सकता है 2, एक हमको पता है कि 5 सबका ही सबसेट होता है, और एक होता है 1, 2। इन सारे सबसेट्स का जो सेट होता है इसको पावर सेट बोलते हैं। और पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 2 की पावर n, एंड n हियर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमको दिख रहा है यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है? 2, तो 2 की पावर n विल बी 4। देखो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि अब हमको एक सेट है जो कि नल सेट है। नल सेट है मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सो हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? P ऑफ A। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। A में कोई एलिमेंट नहीं है मतलब 0, तो उस A का अगर हम पावर सेट निकालेंगे तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 0। दैट मीन्स कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1। तो पावर सेट ऑफ A के अंदर हो जाएगा एक एलिमेंट। अब लिंक करते जाना। अब फिर से हमको एक ऐसे सेट का पावर सेट बनाना है जिसमें एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 विल बिकम 2, मतलब सबसे पहले वाले में एक एलिमेंट आएगा। फिर अगर वो एक आ गया तो उसका पावर सेट बनाएंगे तो 2 की पावर 1 विल बी 2। फिर अगर एक और बार किया तो 2 की पावर 2 विल बी 4, और फाइनली एक और बार किया तो 2 की पावर 4 विल बी 16। दैट मीन्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 16। और कुछ भी नहीं करना है। हमको सिर्फ पावर सेट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के अंदर कितने होते हैं ये अगर हमको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। सिर्फ दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी इजी है। सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये इनमें से 7, 8, 9 आराम से डुएबल क्वेश्चंस थे, और 7, 8, 9 के बाद तो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन का कट ऑफ काफी इजीली क्लियर कर सकते हैं। इवन कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा, ऑलमोस्ट कट ऑफ से डबल स्कोर हो जाएगा। So I hope everyone enjoyed this session. For more details and for joining our offline and online batches, you can contact us. Thank you.